स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राम मंदिर चंदा चोरी में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईटी ने सौंप दी है राम मंदिर की शुरुआती जांच रिपोर्ट। एसआईटी ने चंदा चोरी पर गृह सचिव को रिपोर्ट दे दी है। गृह सचिव संजय प्रसाद को जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जो शुरुआती जांच रिपोर्ट है एसआईटी की, वो गृह सचिव को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में एसआईटी ने क्या क्या पाया, एसआईटी की क्या क्या फाइंडिंग है, कितने संदिग्ध जांच के घेरे में हैं और किन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अब सरकार उन पर क्या एक्शन लेगी, ये थोड़ी ही देर में आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। गंभीर मामला राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, जिस पर एसआईटी का गठन किया गया था। 15 दिन में पूरी रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए कहा गया था और 7 दिन प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के लिए दिए गए थे और 7 दिन बाद ये रिपोर्ट गृह सचिव को सौंप दी गई है। रुचि कुमार मेरी सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ, पवन नारा अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए। रुचि, सबसे पहले आपके पास में आ रही हूं, इस रिपोर्ट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं थीं, आज फाइनली ये रिपोर्ट गृह सचिव को सौंप दी गई है। क्या क्या फाइंडिंग सामने आ सकती है रुचि? प्राची, कोई भी देखिए, अगर आप बात करें जो एसआईटी टीम मेंबर्स हैं उनसे भी बात हुई है, लेकिन कोई भी कुछ बताने को फिलहाल तैयार नहीं है। उनका कहना है कि गोपनीय रिपोर्ट है, लेकिन सोर्स जो बता रहे हैं तो ये जो रिपोर्ट है जो आज सौंपी गई है संजय प्रसाद को, उसमें मुख्य रूप से जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं उनको इसमें कुछ दोषी नहीं पाया गया है। जो कर्मचारी, जो स्टेट बैंक के कर्मचारी थे या जो आउटसोर्स वाले कर्मचारी थे या जो ट्रस्ट के कर्मचारी दान गिनने में शामिल होते थे, उनमें गड़बड़ियां पाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो सिस्टम होना चाहिए था, सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर है कि जो एसओपीज़ का पालन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वहाँ पे उसमें कमियां थी। तो ज़्यादा रिपोर्ट का जो आप कह सकते हैं कि जोर इसी पे है कि जो राम मंदिर में जो चढ़ावा आता है, करोड़ों रुपए का चढ़ावा है, उसको किस तरह से गिनना चाहिए, किस तरह से उसकी काउंटिंग होनी चाहिए, कैसे वो बॉक्स में बंद होना चाहिए, कैसे सील होना चाहिए, दान पेटी से कैसे निकलना चाहिए, सीसीटीवी जो है जो 45 ही दिन की फुटेज होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, फिर बैंक कैसे जाना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं इस पे ज़्यादा इस रिपोर्ट में फोकस किया गया है और यही कहा गया है कि ये कमियां दूर की जानी चाहिए। अब एसआईटी की टीम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि क्योंकि ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी लगातार इस पर काम जारी है, तो आने वाले दिनों में जब पूरी रिपोर्ट आएगी तब पूरी बात आएगी। लेकिन ये हमें पता है कि कल सुबह से लेके रात तक, देर रात तक इसमें काम हुआ है, रिपोर्ट तैयार हुई है। जो कमिश्नर का कैंप ऑफिस है वहाँ पर ये सभी एसआईटी की टीम मौजूद थी और रात में 11, साढ़े 11 बजे तक इस रिपोर्ट पे काम हो रहा था। लेकिन अभी भी ये भी हो सकता है कि एसआईटी की टीम फिर अयोध्या जाए, वहाँ पे कुछ चीज़ें पता करनी बाकी रह गई है। कहा यही जा रहा है जब फाइनल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे कुछ एफआईआर हो सकती है। बिल्कुल रुचि, और इसी बात का इंतजार है कि जो गुनहगार हैं, जिन्होंने राम मंदिर में घोटाला किया, जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, उन पर कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। और इसी में एसआईटी एक बड़ी कड़ी हो सकती है, रिपोर्ट बड़ी कड़ी हो सकती है। पवन, आप भी बताइए, एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट तो सौंप दी है, लेकिन क्या हलचल इस वक्त आप अयोध्या में देख रहे हैं? जो कर्मचारी हैं, जो संदिग्ध हैं, उनको बाहर जाने से मनाही कर दी गई है, क्या चर्चाएं अयोध्या में इस वक्त हैं? देखिए प्राची, इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि प्रारंभिक रिपोर्ट है, तो पहला सवाल ये था कि क्या दान पात्र में जो घोटाले के आरोप लगे हुआ या नहीं हुआ। तो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में उस पूरे प्रोसेस पर फोकस किया गया था कि कैसे चंदा आता था, कौन लाता था, क्या करता था, बैंक की भूमिका क्या थी, सबके बयान लिए गए हैं। तो प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कुछ गिरफ्तारियां होंगी, इस बात की शंका कम है। शुरुआती जांच में सभी के बयान रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें से बहुत सारे एडिशनल फैक्टर्स हैं, जैसे अगर किसी कर्मचारी के ऊपर यह साबित हो रहा है, तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ कैश निकला है, तो वो कैश इस्तेमाल कहां हुआ है वो जांच का अगला विषय होगा। उस जांच से जुड़े हुए अलग अलग अपॉइंटमेंट कैसे हुए, कौन किसके रेफरेंस से आया, वो सब जांच का विषय है। तो कुल मिलाकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि एसआईटी रिपोर्ट की प्रारंभिक जांच में कहा क्या जा रहा है। स्थानीय लोग तो कह रहे हैं बड़े बच जाएंगे, छोटे कर्मचारी फंस जाएंगे, लेकिन उत्सुकता उतनी ही है। योगी के उस बयान का बार बार लोग जिक्र करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, सबको उसका इंतजार है।
बिल्कुल, देखिए इसी बात का इंतजार है कि आखिरकार इस एसआईटी की फाइंडिंग में क्या सामने आया है, प्रारंभिक जांच में कौन दोषी पाया गया है, प्रक्रिया में क्या खामी पाई गई है। एसआईटी के मेंबर विजय विश्वास पंत ने जांच रिपोर्ट के बारे में क्या जानकारी दी है, ये भी आपको सुनवाते हैं। अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी है? ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने तो एसआईटी के मेंबर ये बता रहे हैं कि जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है वो हमने गृह सचिव को सौंप दी है और जब उनसे ये पूछा गया कि इस एसआईटी की रिपोर्ट में क्या-क्या बातें निकलकर सामने आई हैं तो उन्होंने कहा कि ये गोपनीय रिपोर्ट है, इसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है, लेकिन इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई होगी और क्या एक्शन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। सभी ये जानना चाहते हैं कि कौन दोषी हैं और क्या बड़े लोगों पर भी गाज गिर सकती है, ये अब सब जरूर जानना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लखनऊ से आ रही एक और बड़ी खबर की। लखनऊ अग्निकांड को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ के अलीगंज की जो बिल्डिंग लाक्षागृह बन गई थी, जिस बिल्डिंग ने 15 लोगों को निगल लिया, उस बिल्डिंग के निर्माण को लेकर खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि नियमों की अनदेखी कर बिल्डिंग बनाई गई थी। बिल्डिंग को लेकर 2014 में जो नक्शा पास किया गया था वो आवासीय यानी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का नक्शा था, लेकिन रेसिडेंशियल की जगह कमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई। नियम के मुताबिक इस बिल्डिंग के आगे और पीछे 3-3 मीटर ओपन स्पेस छोड़ना था, बीच में आंगन छोड़ना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कमर्शियल बिल्डिंग में आने जाने के 2 रास्ते होने चाहिए, लेकिन यहां सिर्फ एक रास्ता बनाया गया और उस रास्ते में भी एसी की आउटर यूनिट्स लगा दी गई। इतना ही नहीं, दरवाजे पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया गया था। आग लगने के बाद बिजली डिस्कनेक्ट होते ही गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया। बिल्डिंग में बिजली के काम जो किए गए थे उसमें भी लापरवाही बरती गई। बिल्डिंग की हाइट को 15 मीटर से कम रखा गया ताकि फायर एनओसी लेने की जरूरत ही ना पड़े। साल 2016 में बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी बिल्डिंग पर एक्शन नहीं हुआ। यानी 10 साल से ये अवैध बिल्डिंग खड़ी हुई थी। 10 साल से इस बिल्डिंग में जान पर जोखिम डालकर काम किए जा रहे थे, लेकिन 10 साल तक पूरे सिस्टम की नजर इस बिल्डिंग पर नहीं पड़ती है और आखिरकार ये बिल्डिंग तबाही का कारण बनती है और इसमें कई लोगों की जान चली जाती है। तब जाकर सिस्टम जागता है, तब जाकर सिस्टम की आंख खुलती है और अब ताबड़तोड़ एक्शन किए जा रहे हैं। अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है और जो मालिक हैं इस बिल्डिंग के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रुचि मेरी सहयोगी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि, वाकई में बहुत बड़ी खामी है ना, वो सिस्टम कितना नाकाम है कि 10 सालों से ये बिल्डिंग मुंह चिढ़ा रही थी, इसको अवैध घोषित किया गया था, उसके बावजूद इस बिल्डिंग में कामकाज हो रहे थे। और दुख की बात यह है कि नींद तब टूटी जब कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है कि ये बिल्डिंग, अब ये कहा जा रहा है कि इसको गिराया जाएगा। एलडीए ने नोटिस दे दिया है कि या तो इसके जो मालिक लोग हैं खुद गिरा दें या एलडीए गिरा देगा। लेकिन ये कार्रवाई अगर पहले हो जाती तो जो 15 बच्चों की जान गई है, जिनके माँ बाप के बच्चे छिने हैं, वो हादसा नहीं होता, वो हादसा बच जाता। अब अगर आप यहाँ पे पहले आई होती तो ये जो बिल्डिंग अब इस समय तो सब कुछ जल गई है, जो बाहर पूरा ये जितना आपको ढांचा दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से कवर था। इसमें पोस्टर्स लगे थे, होर्डिंग्स लगी थी, तो सामने तो बिल्कुल पैक कर रखा था कि जैसे कि कोई बिल्कुल किला होता है, उसकी ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, तो एक तरह की ये दीवार सामने दिखाई दे रही थी। अब रास्ता तो एक ही था, अब उसमें आप कितने सारे एसी के आउटर यूनिट्स हैं। अब बताइए, अगर इसमें आग लगेगी और एसी के आउटर यूनिट्स में आग लग जाएगी तो लोग निकलेंगे तो आखिर कहाँ से निकलेंगे। अब वो तो जो बायोमेट्रिक का सिस्टम था उसकी वजह से दरवाज़ा वहाँ बंद हो गया। अब दूसरा दरवाज़ा कोई था नहीं, हॉल पूरा था, तो गड़बड़ियाँ तो इतनी थी और आँख मूंद रखी थी। अब आँख खुली है, जागे हैं, इसको नोटिस दिया जा रहा है कि इसको गिराया जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि जब कोई भी नियम का यहाँ पालन नहीं हो रहा था, किसी भी तरह का नियम का पालन नहीं हो रहा था
और ये इलाका काफ़ी भीड़ वाला, लखनऊ का जो प्राइम लोकेशंस है अलीगंज, वहाँ पर था। ऐसा नहीं था कि कोई गाँव में कुछ चल रहा था या शहर के किनारे कुछ ऐसी बिल्डिंग बनी हुई थी, ऐसा तो था नहीं, शहर के अंदर था। तो आखिर लोगों ने इसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की, एलडीए की टीम यहाँ पर क्यों नहीं आई? अब आग जो फायर वाले हैं वो अपनी जिम्मेदारी ऐसे झाड़ रहे हैं कि 15 मीटर से नीचे थी तो हमें एनओसी देनी ही नहीं थी। तो जब कोई भी नियम का पालन यहाँ नहीं हो रहा था तो आग फायर वालों ने इस नियम का पालन क्यों किया कि ये 15 मीटर से नीचे की बिल्डिंग थी, इसको हमें एनओसी देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों उन्होंने इस नियम का पालन किया? तो सारी गड़बड़ियाँ थी और सिस्टम में, और सिर्फ इस बिल्डिंग की बात नहीं है। लखनऊ में अगर आप आएंगी तो यहाँ जो गोमती नगर इलाका है, अलीगंज का इलाका है, इंदिरा नगर का इलाका है, ये रेजिडेंशियल इलाके हैं, उसमें बीच बीच में मार्केट बनाए गए हैं। लेकिन रेजिडेंशियल जो इलाके हैं उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही हैं और इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इस तरह से इलीगल, क्योंकि जैसा आपने भी बताया कि 3 मीटर आगे 3 मीटर पीछे छोड़ना चाहिए था, बीच में खुली स्पेस छोड़नी थी, लेकिन वो नहीं छोड़ी जाती कि एक एक इंच का पैसा वसूल लिया जाए, एक एक इंच पर निर्माण कर लिया जाए, जिससे जो बिल्डर है, जो उसका मालिक है, सिस्टम है और उस भ्रष्ट सिस्टम का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। और जब जिम्मेदारी तय करने की बारी आती है तो जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। अब कार्रवाई हो रही है, सिस्टम की आंख खुल गई है, लेकिन फायदा क्या? 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब इस अग्निकांड की जांच तेज हो गई है। सीएम योगी के आदेश पर गठित एसआईटी की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। एसआईटी की टीम बिल्डिंग के अंदर सबसे पहले एनिमेशन सेंटर के अंदर गई, वहां से बाहर निकलने के रास्ते देखे, फिर सीढ़ियों को देखा कि कैसे वहां एसी की आउटर यूनिट्स लगाई गई हैं। एसआईटी छत पर गई जिसका दरवाजा हादसे के वक्त बंद था। पेट सेंटर का भी मुआयना किया गया। करीब 40 मिनट के मुआयने के बाद टीम बाहर निकली है। एक बड़ी खामी यह भी सामने आई है कि सामने से बिल्डिंग पूरी तरह से पैक थी, यानी कि बंद थी। एसआईटी अब जांच के लिए केजीएमयू जा रही है। अलीगंज में इस बिल्डिंग में आग कैसे लगी, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या होना चाहिए, इसके लिए एसआईटी की टीम यहाँ मौके पे पहुँच चुकी है। साथ में इस टीम में एडीजी जोन प्रवीण कुमार हैं और अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात हैं, वो यहाँ मौके पे पहुँचे। इसके पहले फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहले से ही थी और ये अब घटनास्थल पे पहुँची है। अंदर जो बिल्डिंग है उसमें ये लोग जा रहे हैं और जांच की जाएगी कि किस तरह से, कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, क्या किया जाना चाहिए। अब ये टीम यहाँ पे है और बिल्डिंग के अंदर जा रही है। गंभीर बात, इतने लोगों की जान इसमें चली गई इस हादसे में और लापरवाही हुई है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये रेजिडेंशियल इलाका है, आवासीय इलाका है। यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंगें बनाई गई है। जो नियम होने चाहिए थे कि 3 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे सेटबैक छोड़ा जाना चाहिए था, वो नहीं छोड़ा गया है और बीच में जो आंगन होना चाहिए वो इसमें नहीं है। निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो सारे नियम इसमें तोड़ दिए गए। क्या पॉइंट रहेंगे? अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आप से बात करेंगे। सर, कुछ विभागीय दस्तावेज विभागों से लिए गए हैं, उसके बाद जांच करिए आप लोग। निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उस पर अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट की लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट जो कि निर्धारित समय सीमाएं में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अब कृपया लखनऊ में जिस बिल्डिंग ने 15 बच्चों की जिंदगी छीन ली, उस बिल्डिंग की डिटेल आपको देती हूं। इमारत के बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में पेट शॉप और क्लिनिक था। सेकंड फ्लोर में लर्निंग स्पेस, लाइब्रेरी और हेड होपर स्टूडियो था। मरने वाले 15 लोगों में ज्यादातर 20 से 30 साल की उम्र के बीच के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने इस आग में अपनी जान गंवा दी। लखनऊ अग्निकांड में जिन लोगों की जान गई है उनमें लखनऊ का आदित्य श्रीवास्तव भी शामिल है। आदित्य यहां पर 3D आर्ट प्रोडक्शन और कोडिंग का काम करता था। जब आग लगी तो आदित्य ने बचने की खूब कोशिश की, घर वालों को फोन भी किया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। आज जब घर से उसका शव निकला तो वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल है। हमको तुरंत मिली थी, आधे घंटे में पुलिस आ गई थी। हम वही थे, 1 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। क्या करने की तैयारी कर रहे थे भैया? वो तैयारी नहीं, वो
जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे, वो सब अपने को जाने। दूर से कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। एक एक का नाम पता है मुझे, संयम। आप वहीं पर रहती थी? हाँ, मेरे भाई का ही ऑफिस, मेरा एक भाई हेड था। हमको सिरन मिली थी, आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वहीं थे, 1 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए। रुचि, अब इस बहन की आंखों के आंसू का हिसाब कोई देगा? आप कार्रवाई कर रहे हैं, मुआवजे का ऐलान कर दिया है, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन क्या इस बहन का भाई वापस आ पाएगा जो सिस्टम की खामी की वजह से मौत की भेंट उतर गया? आवाज मिल रही है रुचि? जी बिल्कुल। अब वो जिनके घर के लोग गए हैं, जिन माँ बाप ने अपने बेटों को खो लिया है, या जैसे बहनों ने भाई को खो दिया है, उनकी तो तकलीफ अब कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं हो सकती। वो तो वापस नहीं आ पाएंगे, चाहे वो मुआवजा मिल जाए, चाहे जिस तरह की यहाँ जांच हो रही है कार्रवाई हो जाए, ये बिल्डिंग बुलडोज़र से गिरा दी जाए, उससे अब उनके जो अपने गए हैं वो इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। तो माँ से बात हुई थी, अनुराग के माँ से, उनका यही कहना था कि मेरा तो ये सवाल कि मेरे सवाल का जवाब कब मिलेगा कि मेरे बेटे ने क्या गड़बड़ किया था, क्या पाप किया था कि उसके साथ जो है इस लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। तो सच में बहुत तकलीफ की बात है, और अगर सिस्टम काम कर रहा होता तो ये हादसा नहीं होता, ये बिल्कुल साफ है। क्योंकि जो बिल्डिंग 2016 में इलीगल थी वो कुछ दिन बाद वो लीगल पेपर में कैसे हो गई, जबकि ज़मीन पर ये पूरी ज़मीन इलीगल, आपको जो पूरी बिल्डिंग है ये लीगल दिखाई दे रही है, आंखों से दिखाई दे रही है। कोई इसमें जांच एजेंसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बहुत एक्सपर्ट आए, आप भी आएंगी, हम भी जाएंगे, सबको पता है, चल जाएगा कि ये बिल्डिंग बिल्कुल सेफ नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि जो बिजली के तारों का इस्तेमाल हुआ था उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। रुचि, यही तो संवेदनहीनता की हद है ना। जो चीज आपको नजर आ रही है, जो चीज मुझे नजर आ सकती है, जो चीज आम आदमी को नजर आ रही है, वो सिस्टम को नजर नहीं आती, क्योंकि सिस्टम में तो पैसों का खेल चल रहा होता है। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ अग्निकांड के बाद अलीगंज इलाके में लोग दहशत में हैं। बिल्डिंग सील कर दी गई है। हादसे की वजह खोजने फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। यहाँ पे आप कभी आए थे इस एनिमेशन कोचिंग से? हाँ, अप्रॉक्स 1.5-2 साल पहले आया था। तो भैया यहाँ पर आए थे अपने एडमिशन के लिए, तो फिर उन्हीं के साथ में आया था। तो फिर वही मैं घूम टहला था, वो बातचीत कर रहे थे टीचर से, तो उन्हें तो फैकल्टीज़ वगैरह नहीं सही लगी थी, एंड जो स्पेस वगैरह छोड़ा गया था कोचिंग में, एक्चुअली बहुत कंजेस्टेड कोचिंग थी। तो उन्हें इस मामले में भी थोड़ी दिक्कत थी कि स्पेस वगैरह होना चाहिए एक्चुअली थोड़ा, मतलब अगर इतना ज़्यादा दबा रहेगा तो कैसे सब सही चलेगा। तो इस वजह से और उन्होंने ज्वाइन नहीं की थी। और नीचे पेट वाला था, तो फिर वहाँ तो सब सही रहता था, वहाँ मतलब पेट्स रहते थे, सब सही था, स्पेस वगैरह काफ़ी दे रखा था। निकलने के लिए 2 गेट रखे थे उन्होंने, बट ऊपर एक ही सिंगल गेट था निकलने के लिए, एंड वहाँ पे सीढ़ियों का भी स्पेस काफ़ी ज़्यादा था नहीं। तो शायद जब आग लगी होगी तो भागने में भी दिक्कत होगी। और गेट एकदम आखिरी में था, वहाँ पे देखिए ना, वहाँ से यहाँ से आग लगी होगी आगे, वहीं से एकदम गेट था, तो वहाँ पे और निकल नहीं पाए होंगे लोग। आपने बताया कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड था, तो कैसा अंदर हुआ? मतलब एक्चुअली टेबल वगैरह रखी थी, जो निकलने के लिए जगह रहती थी ना, उसमें काफ़ी निकलने ऐसे दब के निकलना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि मतलब खुली गैलरी पड़ी और निकल जाओ सब लोग। छोटा सा है, 40। हाँ, कोई बड़ा नहीं है, छोटा ही है सब। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पटना की, जहां फायरिंग मामले के बाद एक बार फिर खानसर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पटना के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में फायर डिपार्टमेंट ने दूसरी बार फायर सेफ्टी की जांच की है, जिसमें फायर ब्रिगेड की टीम को कई कमियां मिली हैं। हालांकि 7 जून को मिली कमियों के बाद संस्थान ने कुछ सुधार किए, लेकिन विभाग ने उन्हें कम बताया है। डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया है कि कोचिंग सेंटर में फायर स्टेयर का निर्माण अधूरा है, जबकि स्प्रिंकलर और डिटेक्टर सिस्टम भी पूरी तरह ऑटोमेटिक नहीं है, जिसके लिए विभाग ने 10 दिन का समय दिया है। साथ ही चेतावनी दी है कि मानक पूरे नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। नीतीश चंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश, बताइए अब कितनी बड़ी मुश्किल है खानसर के सामने? अगर फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया है तो क्या कार्रवाई हो सकती है उनके इस कोचिंग सेंटर पर?
जी हाँ, बिल्कुल। खान सर के कोचिंग पर इससे पहले भी अग्निशमन विभाग की टीम गई थी और कल भी ये टीम जब गई तो उनको नोटिस दिया गया है। दूसरी बार ये नोटिस दी गई है और दूसरी बार जब वहाँ पर टीम पहुँची तो कई कमियां मिली हैं और उसमें ये देखा गया कि ओवरहेड वाटर टैंक की जो आवश्यकता होती है वो यहाँ नहीं है। इसके अलावा जो एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है वो नहीं है, फायर एग्जिट नहीं है और इसको लेकर उनको दूसरी बार नोटिस दी गई है। तीसरी बार अब नोटिस नहीं दी जाएगी, अब शो कॉज दिया जाएगा और उसके बाद कोचिंग सील करने की कार्रवाई भी हो सकती है। तो लगातार जो है खान सर के कोचिंग को लेकर उनको कहा जा रहा है, लेकिन जो बदलाव होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। और खान सर के अलावा पटना में कुल 106 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनमें कमियां पाई गई हैं और उन सबों को लेकर लगातार उनको नोटिस दिया जा रहा है। आज भी पटना में फायर सेफ्टी की टीम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के लिए थोड़ी देर में निकलने वाली है और वो देखेगी कि जो मानक, सुरक्षा मानक तय हैं वो वहाँ पर हैं या नहीं है। खान सर का कोचिंग चूंकि जाहिर एक बड़ा नाम है, बड़ा संस्थान है, काफ़ी अधिक संख्या में छात्र वहाँ रहते हैं, तो ऐसे में उनके कोचिंग को लेकर भी नज़र रखी जा रही है। उनको ये मौका दिया गया है। 1 हफ्ते के बाद, माफ़ कीजिएगा 10 दिन के बाद अब उनको शो कॉज नोटिस किया जाना है। बिल्कुल, देखिए खान सर की कोचिंग का मामला तो सामने आ गया। यहाँ तो फायर सेफ्टी विभाग अपना काम कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, समय भी दिया गया है, 10 दिन का वक्त दिया गया है। लेकिन क्या लखनऊ और दिल्ली के हादसों से सबक लेकर नीतीश बाकी बिल्डिंग्स को भी चेक किया जाएगा? ये तय किया जाएगा कि अगर बच्चे कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो, अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो मौतें ना हो। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि जब भी इस तरह के हादसे हुए हैं तो जाहिर है उसके बाद इस तरह की जो मुहिम है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है और पटना में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। लखनऊ में कल जिस तरह का दर्दनाक हादसा हुआ है उसके बाद लगातार जो है वो टीम अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रही है और 178 ऐसे कोचिंग संस्थान हैं। चूंकि फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में मैं हूं और यहाँ से जो मुझे जानकारी दी गई है उन्होंने अपने मानक में बदलाव किए हैं, लेकिन अभी भी 106 कोचिंग ऐसे हैं जहां पर सुरक्षा मानक पूरे नहीं है। तो ऐसे कोचिंग संस्थानों में भी जाकर आज टीम जाकर देखेगी और उनको फिर से ये चेतावनी दी जाएगी कि जो सुरक्षा मानक होने चाहिए उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। पूरी दुनिया में 2 नामों का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। पहला नाम है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का और दूसरा नाम है पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का। मुनीर और शहबाज अमेरिका ईरान के बीच डील मेकर बनने चले थे, लेकिन उन दोनों की पोल खुल गई और पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती कराने वाला कोई और नहीं, ईरान ही है। शरीफ और मुनीर ईरान अमेरिका पीस डील के पहले राउंड के लिए भारी भरकम डेलीगेशन के साथ स्विट्जरलैंड के स्टांस्टेड पहुंचे थे, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री ने कैमरे पर शहबाज शरीफ को दुत्कार दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने तक से मना कर दिया। अमेरिका की चापलूसी करना शहबाज और मुनीर को इतना भारी पड़ा कि पाकिस्तान में दोनों को पानी पी पी कर कोसा जा रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका की बेइज्जती करा दी। डोनाल्ड ट्रंप का अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से भरोसा उठ गया है। ऐसा क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ का मुंह क्यों लटक गया? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के चेहरे पर मातम क्यों पसर गया? मुंह लटकाए घबराए शहबाज शरीफ ने पसीने से तरबतर टेंशन में दिख रहे आसिम मुनीर से क्या कहा? ऑन कैमरा वर्ल्ड मीडिया के सामने पाकिस्तान की ऐसी बेइज्जती हुई कि शहबाज शरीफ मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। शरीफ के चेहरे का एक्सप्रेशन देख लीजिए, हाव भाव देख लीजिए। स्विट्जरलैंड के स्टांस्टेड में अमेरिका ईरान की डील कराने पहुंचे पाकिस्तानी वजीर आजम की थू-थू हो गई है। थू-थू भी ऐसी कि शहबाज शरीफ ही नहीं, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी इस वक्त अपना मुंह छिपाए घूम रहा है। शरीफ के चेहरे पर छाई मायूसी बता रही है कि पाकिस्तान ने कैसे अमेरिका ईरान के डील के चक्कर में खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। नौबत यह तक आ गई है कि डील मेकर मुनीर और शहबाज का पाकिस्तानी ही कचूमर निकाल रहे हैं। पाकिस्तानियों का कीमा बनाया गया है, पाकिस्तानियों का कचूमर निकला है। क्या करें इसमें, क्या करें?
शहबाज शरीफ साहब ने बहुत बार कहा हो जी हमारे पकोड़े समोसे जो है ठंडे हो जाएंगे, हमने बड़ी तैयारी की जी आपके लिए, हमने मटका भर के चाय बनाई है, लेकिन ना जी ना, बिल्कुल साफ इनकार कर दिया ईरान के डेलीगेशन ने और कहा कि निकलो फूटो इधर से वरना तुम्हारे भी देंगे कान के नीचे दो। तो बहरहाल शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान हैं। 20 जून और 21 जून 2026 की दरमियानी रात 1:13 से 21 जून 2026 की रात 10:35 के 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ? यह पाकिस्तानी ही अपने प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल को ट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती की शुरुआत इस तस्वीर से होती है, जब मुनीर और शहबाज शरीफ एक ही प्लेन में सवार होकर इस्लामाबाद से स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होते हैं, वो भी बिन बुलाए मेहमान के तौर पर। मुनीर और शरीफ को लगा कि ज्यूरिख में उनका ग्रैंड वेलकम किया जाएगा, उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद डील वाली लोकेशन पर पहुंचते ही मुनीर और शरीफ ने न दाएं देखा न बाएं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की चमचागिरी शुरू कर दी। इसमें भी नोट करने वाली बात है आसिम मुनीर का रिएक्शन। मुनीर अमेरिकी डेलीगेशन के गले ऐसे लग रहा था मानो वो उनका जिगरी दोस्त था, और इस दौरान कैमरे में जो ऑडियो रिकॉर्ड हुआ अब वो सुनिए, और पाकिस्तानियों ने मुनीर और शरीफ की चमचागिरी पर कैसे रिएक्ट किया वो भी देखिए। फिर आपको पाकिस्तान की ऑन कैमरा बेइज्जती की तस्वीर दिखाते हैं। This guy, what's up, man? My friend. Hello. Good to see you. Yeah, absolutely. Thanks for everything you did. Thank you for your wonderful role, and Jared. Thank you very much. Jared, how are you? Thank you, wonderful. My brother. How are you? Good, thank you. Good, thank you. Thank you. Everything. How was your trip? Wonderful, and wonderful to make it. Good. Yes. Short span of time. Yes. It was a little rapid. ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है पाकिस्तानी अवाम के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, ईरानी वफ्द जनीवा पहुंचा तो वो मुलाकातें कर रहा है स्विट्जरलैंड की वजारत खारजा से और इम्पोर्टेंट लोगों से। पाकिस्तानी वफ्द जो है वो पहुंचता है और सबसे पहली हाजिरी वो देते हैं अमरीकी वफ्द के सामने। ये वीडियो जारी होती है जिसमें ये आपको नजर आ रहा है कि ये खड़े हैं माशाल्लाह अर्दली सरकार, और ये देखें जरा, ये बगल गिर हो रहे हैं, क्या बात है। और इसके बाद आपको नजर आएगा, ये वैसे तो ऑडियो के साथ है, इसमें बड़ी प्रेजेंट्रीज जो हैं वो हुई हैं, ये देखें। अब शहबाज बड़ा हल्का सा मिला जेरेड कुशनर को। मैंने आपको ये चीज दिखानी है असल में। जिस वक्त शरीफ और मुनीर अमेरिकी डेलीगेशन से मिल रहे थे, उस वक्त उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। इस मुलाकात के बाद जो दूसरा वीडियो सामने आया उसमें शरीफ और मुनीर ने ईरानी डेलीगेशन से मुलाकात की। यहां भी शरीफ और आसिम मुनीर जबरदस्ती ईरान के विदेश मंत्री और ईरान की संसद के स्पीकर के गले पड़े रहे। सही सुना आपने, वो गले मिल नहीं रहे थे, गले पड़ रहे थे। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद असली ड्रामा शुरू हुआ। ईरान का डेलीगेशन पीस डील पर बात करने के लिए दूसरे कमरे की ओर निकला। जिस कमरे में अमेरिकी डेलीगेशन से बात होने से पहले इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन होना था, शहबाज शरीफ वहां पहले से ही हाथ फैलाए खड़ा था। जैसे ही ईरान के विदेश मंत्री कमरे में आए, शरीफ फिर से उनके गले पड़ गया। अब ठीक उसी वक्त का ये दिलचस्प फ्रेम देखिए। शरीफ और ईरानी विदेश मंत्री बात कर रहे हैं और पीछे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस खड़े होकर देख रहे थे। ये पीस डील पर होने वाली बातचीत शुरू होने से पहले का बवाल था, जो आग में घी डालने वाली थी। अब ये फ्रेम देखिए। मुनीर ईरान के विदेश मंत्री का हाथ पकड़कर पीछे की ओर इशारा करता है, मुनीर को पास बुलाता है। लेकिन शरीफ और मुनीर की परवाह किए बगैर ईरान के विदेश मंत्री कमरे से बाहर निकल जाते हैं। शहबाज शरीफ बाकायदा अपने हाथ से इशारा करके मुनीर को बताता है कि ईरान के विदेश मंत्री तो
कमरे से बाहर निकल गए। अब क्या करें? इसके बाद दोनों के चेहरे पर साफ साफ मातम नजर आता है। पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी इस दौरान ईरानी डेलीगेशन के जाते वक्त उन्हें रोकने या बात करने की कोशिश भी करता है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। मोहसिन नकवी ईरानी विदेश मंत्री से कुछ कह रहा है, लेकिन अगले ही फ्रेम में ईरान के विदेश मंत्री कमरे से बाहर निकल जाते हैं। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कमरे में बिल्कुल पीछे खड़े होकर ईरानी डेलीगेशन की मूवमेंट देखते रहते हैं, और जब उन्हें समझ में आ जाता है कि ईरानी डेलीगेशन कैमरे के सामने अमेरिकी डेलीगेशन से नहीं मिलना चाहता, तो वेंस शहबाज और मुनीर की तरफ आते हैं। इस दौरान न शरीफ और न ही मुनीर को समझ में आता है कि अब क्या करें। ईरानी विदेश मंत्री तो कमरे से निकल गए, और इस तरह डील मेकर बनने चले पाकिस्तान की ऑन कैमरा नाक कट गई। शरीफ और मुनीर दोनों की शक्ल रोने वाली हो गई। सोच रहे होंगे कि अगर मैं करूं तो क्या करूं, इसलिए कि उन्होंने भी जिसे कहते हैं ना बाल्टी भर के पाकिस्तान की तारीफ तो कर दी, साथ उन्होंने अपनी बेगम की तारीफ भी कर दी, लेकिन घर भी तो वापस जाना है, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं दोनों की तारीफ कर दूं, साथ इंडिया पाकिस्तान भी साथ ही साथ जिक्र हो गया कि जाहिर है कि उधर का मेरी वाइफ जो है वो इंडियन है, और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी भी तारीफ कर दी। लेकिन अब होगा क्या, इसलिए कि ईरान तो बात सुनने वाला है नहीं, और ईरान ने कहा है कि हम अब दोबारा जो है वो इस कह लीजिए स्टॉक में नहीं आएंगे, सेकंड सेशन में नहीं आएंगे। अब ये बात सुनकर यकीनन शहबाज शरीफ साहब जो है उनको तो चक्कर आ रहे होंगे, और वो सोच रहे होंगे अब क्या होगा, अब पाकिस्तान क्या करेगा। इसलिए कि ये तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी या अगर हम क्रेडिट ले रहे थे हर बात का कि सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है, तो फिर जो गड़बड़ हुई है उसका क्रेडिट भी हमें ले लेना चाहिए, या फिर वो सारा का सारी मटकी जो है वो जाकर ट्रम्प के सर पे फोड़ी जाएगी। हमारा जो काम खराब हो ही गया, इसलिए कि हमने सोचा था कि हम ये डायलॉग करवा देंगे और हम ये जो सेशन है वो करवा देंगे, और उसके बाद हम मोदी जी को खूब जलाएंगे। हम कहेंगे देखो मोदी जी, हमने तो ईरान और अमेरिका को साथ में बिठा दिया, पहले पाकिस्तान में और फिर स्विट्जरलैंड में, और आप तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसमें यकीनन मोदी जी और मोदी जी की टीम अब हंस रही होगी, कह रही होगी लो जी ये तो इनको उल्टा पै गया, यानी जो ये करना चाह रहे थे उसका अब सब कुछ उल्टा हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि इसको सीधा कैसे करते हैं, इसलिए कि जुगाड़ तो हम लगा लेंगे। हम लोग जुगाड़ लगाने में बहुत माहिर हैं, हमें कुछ काम आए ना आए लेकिन हम जुगाड़ बहुत अच्छी लगाते हैं। लेकिन ऐसे में मोदी जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जी मोदी जी, हम तो रोना बंद कर ही देंगे, और हम मीटिंग को भी यकीनन दोबारा से स्टार्ट करवा देंगे, और ये लोग जो हैं एक जगह बैठ जाएंगे और दोबारा से जो मीटिंग सेशन जो कैंसिल हुआ है, आई होप कि वो दोबारा से दोनों कंट्रीज मान जाएंगी। ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन का हैंडशेक नहीं हुआ। देखें वो क्या चाहते हैं, ईरानी क्या चाहते हैं। ईरानियों का मसला ये है कि अगर वो ईरानी कहते हैं हमने इनसे हाथ नहीं मिलाना। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो वो हो रही हैं, और दूसरी बात ये भी है, ये आप देख सकते हैं ये दिस हैज नेवर हैपेंड बिफोर, ये ऐसे कभी नहीं हुआ जैसे अभी चीज़ें हो रही हैं। तो असल में क्या पाकिस्तान ये चीज़ें मैनेज कर पाएगा, नहीं मैनेज कर पाएगा। आज सुबह ईरानियों ने कहा हमने हाथ नहीं मिलाने, तो जारी बात पाकिस्तान परेशान था। आई एम श्योर होगा कि ये क्या करने लगे हैं, ये पाकिस्तान की क्या औकात है, तो पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान ऐसे है, तो पाकिस्तान। वैसे नाक तो अमेरिका की भी कटी, क्योंकि कतर के प्राइम मिनिस्टर जब फोटो सेशन के लिए कमरे में आए तो उन्होंने शरीफ और मुनीर को गले लगाया। जेडी वेंस ने हाथ बढ़ाया, लेकिन कतर के पीएम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से हाथ तक नहीं मिलाया। अब सवाल है कि ईरानी डेलीगेशन अमेरिकी और पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ फोटो सेशन से पहले ही कमरे से बाहर क्यों निकल गया। और उससे भी बड़ी बात यह कि व्हाइट हाउस ने जो ऑफिशियल वीडियो जारी किया उसमें से शरीफ से मुलाकात के बाद ईरान के विदेश मंत्री के कमरे से बाहर निकलने वाले फ्रेम को एडिट क्यों कर दिया। लास्ट मूवमेंट पर ऐसा क्या हुआ कि मुनीर और शहबाज दोनों हक्के बक्के रह गए।
स्विट्जरलैंड के स्टेंस स्टार्ड में ईरान अमेरिका के बीच बात शुरू होने से ठीक पहले ट्रंप ने यह पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे धमकाया कि अगर ईरान ने लेबनान में अपने प्रॉक्सीज को नहीं रोका तो अमेरिका फिर से ईरान पर घातक हमला करेगा। ट्रंप ने जैसे ही यह बयान पोस्ट किया, ईरान ने मीडिया इंटरैक्शन और फोटो सेशन का बैकआउट कर दिया। शरीफ और मुनीर दोनों का अपने मुंह मियां मिट्ठू वाला प्लान फेल हो गया। पाकिस्तानियों ने अपने ही प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल को कैमरे पर कोसना शुरू कर दिया। डील मेकर मुनीर और शरीफ ने स्विट्जरलैंड में रहते हुए सिवाय अमेरिकी डेलीगेशन की बटरिंग के कुछ नहीं किया। बदले में उन्हें इसका टिप भी मिल गया। यह टिप अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बार नहीं, दो बार दिया। पहले पाकिस्तान के लिए प्यार जताया, फिर मुनीर को अपना चहेता बताया। हालांकि पहले मौके पर मुनीर ने खुद ही एक पाकिस्तानी पत्रकार को कहकर वेंस से अपनी तारीफ वाला सवाल पूछवाया। About the Pakistani role, especially. Very good. We love Pakistan. Thank you. To his Field Marshal in Pakistan, Asim Munir, I will say that since Field Marshal Munir welcomed us with the Prime Minister in Islamabad, I have joked that I have two very, very important people in my life, an Indian and a Pakistani. The Indian is my wife, and the Pakistani is Field Marshal Munir. And I've probably talked to Field Marshal Munir more than I've talked to anybody else over the last 3 months. Would not be here without his statesmanship. He is, of course, a great military leader, but I think he's shown himself to be a great diplomat. जेडी वेंस जिस वक्त मुनीर की वाहवाही कर रहे थे, उस वक्त मुनीर कोने में खड़ा होकर खूब मुस्कुरा रहा था, वेंस को सलामी ठोक रहा था। लेकिन मुनीर की इस चापलूसी के चर्चे पाकिस्तान के कोने कोने में हो रहे थे। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को नॉन स्टॉप गालियां पड़ रही थी। पाकिस्तान बुरी तरह से फंसा हुआ है। हम पाकिस्तानियों के तो जैसे बुरे दिन खत्म होने को ही नहीं आ रहे। जब जब किसी डिक्टेटर पे अमेरिकी हुक्मरान मेहरबान हुए हैं, अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट मेहरबान हुई है, पाकिस्तानियों का कीमा बनाया गया है, पाकिस्तानियों का कचूमर निकला है। आपने गौर से देखना है, आसिम मुनीर को देखें आप गौर से। इसकी हंसी आपने गौर से देखनी है जब ये बात करेगा कि दो ही लोग हैं, एक इंडियन है मेरी बीवी और एक पाकिस्तानी है आसिम मुनीर। तो उसकी हंसी आपको समझ आएगी जैसे कि किसी बच्चे को खिलौना, ये देखें, ये जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल जाता है ना, इस तरह ये हंसी हंसी जा रही है। अमेरिका यहां पे हमें इस्तेमाल करके अपने सिनिस्टर प्लान और नेतन्याहू की ग्रेटर वाले सिलसिले में मदद करने के लिए और हमें फेंक देगा। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका बार बार हमें इस्तेमाल करके माजी में फेंक चुका है। अमेरिका यहां पे बिल्कुल डबल क्रॉस कर सकता है, खास तौर पे आज की ट्रंप की पोस्ट के बाद। दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है, और आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। और फिर कुछ लोग कहते हैं देखें ना जी, पाकिस्तान की पहली बार अमेरिका जो है वो कह रहा है जी मेरी बीवी से भी अच्छा है और फलां है और ये मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है, इतनी तारीफें हो रही हैं। देखें, एक बात ज़हन में रखें कि अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता, वो तारीफ भी मुफ्त में नहीं करते। हमारे यहाँ के जो डेलीगेशन पहुंचा है, जिसमें कि हमारे यहाँ जो आधे से ज्यादा डेलीगेशन में हमारे यहाँ फौजी ही हैं, यानी कोई जनरल आसिम मुनीर के कोई मतलब स्टाफ के लोग हैं, तो कोई उनके कुलीग हैं, तो कोई उनके साथ इधर थे, कोई उनके साथ उधर थे। उस तरह का पूरा एक जो डेलीगेशन बनाया गया है, उसमें 50% से भी ज्यादा जो है वो पाकिस्तान मिलिट्री के ही लोग जो हैं वो उस वक्त स्विट्जरलैंड की ठंडी ठंडी हवाओं में घूमने के लिए पहुंच गए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर के क्रेडिट ले रहे थे। उनका ख्याल था कि भाई अब मैं कहूंगा कि जी मैं एज अ प्राइम मिनिस्टर मैंने ईरान और अमेरिका की सुलह करा दी, मैंने ईरान और अमेरिका की लड़ाई खत्म करवा दी। हालांकि इससे पहले जेडी वेंस जो थे वो तारीफें भी करते दिखाई दिए। जेडी वेंस ने जो है ना सिर्फ ये कि अपनी वाइफ के साथ जो उनकी वाइफ की तारीफ की, साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की भी तारीफ कर दी। उनका ये कहना था कि जी मेरी जिंदगी में एक इंडियन और एक पाकिस्तानी जो है ये वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडियन में उन्होंने अपनी वाइफ का जिक्र किया और पाकिस्तानी में उन्होंने फील्ड मार्शल का जिक्र किया। मुझे समझ नहीं आ रही कि फील्ड मार्शल उनकी वाइफ दोनों उनके फेवरेट है, मतलब
इनका मुझे समझ नहीं आ रही। ये जेडी वेंस जो है, या तो इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही खराब है कि लोग समझ रहे हैं कि इन्होंने वाह क्या जोक मारा है। इनके लिए ही वो डायलॉग था जो कि आपको पता है ना कि चुलबुल पांडे और वो जो सलमान खान की मूवी का डायलॉग था ना, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। तो बिल्कुल अमेरिका के लिए हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को इनके थप्पड़ से डर नहीं लगता, इनके प्यार से लगता है। इसलिए कि जब इन्होंने कहा इन्हें पाकिस्तान से प्यार है, तब हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा है।